चलिए बेटा, तो अब अपन देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कंटिन्यूस बॉडीज़ का। कंटिन्यूस बॉडीज़ यानी कि रिंग, डिस्क, आपकी रॉड हो गई, स्फीयर हो गई, क्यूब हो गया, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, तो उनका अपन देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। जिसमें से सबसे पहला जो सिंपल सा एक सवाल है, जो आपने प्रोबेबली जब शुरू किया होगा रोटेशन पढ़ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो ये सबसे कॉमन सवाल आपने देखा होगा कि रिंग जो है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, रिंग का मास m है, रेडियस r है, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसकी रिम से पास हो रही है, उसके किनारे से पास हो रही है, मतलब सिंपली एक टेंजेंट की तरह समझ लो, लेकिन प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। रिंग का प्लेन कैसा है? हॉरिजॉन्टल, जमीन पे रखी है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है? वर्टिकल। ठीक, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलिए भैया शुरू करते हैं। बेटा यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी जो, और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगी, उसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रखते हैं अपन? mr²। कितना रखते हैं? mr²। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और ये वाली जो एक्सिस है वो दोनों पैरेलल नहीं दिख रही हैं, तो अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों ना लगा दें? डायरेक्टली सिंपल सा सवाल दिख रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट विल बी इक्वल टू ICM, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस बॉडी का मास इनटू उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? r ही होगी, r होगी, तो mr²। तो ICM की वैल्यू भी कितनी है? mr² प्लस ये भी कितना है? mr² इज इक्वल टू 2mr², 2mr²। ये आ गया आंसर। ठीक, चलिए इसी तरह से अब ये दूसरा सवाल देखते हैं बेटा। एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है। एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है। ये जो डिस्क है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन के प्लेन में है, मतलब वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, और पूछा गया है कि इसकी रिम से, इसके किनारे से बिल्कुल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बिल्कुल वहाँ से पास हो रही है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक, तो अब सिंपल सी बात समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो अब ध्यान से देखना कि अपन को पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना है। कैसे करेंगे देखिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट लिखूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, और जो कि प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो। प्लेन ऑफ रोटेशन के कैसी है? परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है? अंदर बाहर की तरफ, तुम्हारे चेहरे की तरफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का जो होता है वो कितना रखते हैं? mr²/2। अब ध्यान से देखो, ये दोनों जो एक्सिस हैं, ये एक्सिस कैसी है? ये एक्सिस अंदर बाहर की तरफ है, ये एक्सिस कैसी है? ऊपर नीचे की तरफ है। तो ना तो ये एक दूसरे के पैरेलल है कि डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें, और ना ही बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों एक्सिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, कहीं से कहीं तक दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या किया जाए? तो सिंपल सा लॉजिक ये लगाते हैं कि पहले हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो कितना आएगा? इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना? mr²/2। इसके अबाउट कितना आएगा? सिंपली mr²/4। जस्ट आधा आ जाएगा, सिमेट्रिक बॉडी है इसलिए जस्ट आधा आ जाएगा, सिमेट्रिक बॉडी है जस्ट आधा आ जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो mr²/4 कैसे आया तो भैया फटाफट से देख लेना। जैसे कि इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या अब यहाँ पे काम कर लेते हैं अपन कि एक एक्सिस ले लेते हैं जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो निकालना है, और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपन को पता है, वो कितना है? mr²/2। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे क्या कहेगी कि I1 + I2 की जो वैल्यू है वो ICM के बराबर होगी। अब ध्यान से देखना, I1 वाली एक्सिस कैसी है? ऐसे वर्टिकल, इसके लेफ्ट हैंड साइड में डिस्क का जितना मास है उतना ही मास राइट हैंड साइड में भी है। इसी तरह से इसको देखो I2 वाले के,
I2 वाले के ऊपर जितना मास है डिस्क का, आधा मास इसके ऊपर भी है और आधा मास नीचे है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन दोनों एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है। तो I1 इक्वल टू I2 होगा बिल्कुल। तो यहाँ से आप 2I1 लिख सकते हो इसको, इज इक्वल्स टू ICM। तो I1 की वैल्यू ICM/2। अब ICM की वैल्यू कितनी थी, mr²/2, इसलिए I1 की वैल्यू कितनी आ गई, mr²/4। ये आ गया, ठीक है। चलो अब फिलहाल अपना काम खत्म नहीं हुआ। अब ये जो I1 वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट थोड़ी पूछा था, इसके अबाउट पूछा था। तो I1 वाली एक्सिस जो है वो कहाँ से पास हो रही है, वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। और क्या ये वाली एक्सिस उसके पैरेलल है, हाँ बिल्कुल पैरेलल है। तो क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो अपन अब डायरेक्टली यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, I इक्वल टू I1 प्लस बॉडी का मास इंटू उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, r ही होगी रेडियस के बराबर, तो mr²। तो I इक्वल टू I1 की वैल्यू यहाँ पे सिंपली आपकी कितनी आई है, mr²/4 प्लस mr², तो 5mr²/4, ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे 3 आइडेंटिकल स्फीयर है बेटा, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मान लो ऐसे, देखो यहाँ पे। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो एक स्फीयर के तो बीचों बीच से पास हो रही है, लेकिन बाकी दोनों स्फीयर के लिए जो है वो कैसी है, वो टेंजेंट है। और स्फीयर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, सॉलिड स्फीयर मान के चलना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आइडेंटिकल स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपन को, ठीक है। चलो देखो, इस स्फीयर का नाम मैं फर्स्ट रख दे रहा हूँ, इसका नाम सेकंड रख दे रहा हूँ, इसका नाम थर्ड रख दे रहा हूँ। बेटा पहले वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट I1 मान लो, दूसरे वाले का I2 मान लो, तीसरे वाले का I3 मान लो। तो I1 I2 I3 अगर आ जाए तो तीनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। I1 की बात कर लेते हैं। I1 बड़े वाले स्फीयर, बीच वाले स्फीयर की बात करें तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बीच वाले स्फीयर के तो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है। तो उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो सिंपली कितना हो जाएगा, 2/5 mr²। I2 की बात करें, I2 की अगर बात करें तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस स्फीयर के लिए टेंजेंशियल है, इस स्फीयर के लिए कैसी है, टेंजेंशियल है, ठीक। इस स्फीयर के लिए कैसी है, टेंजेंशियल है। तो अगर अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस r होगी। तो I2 विल बी ICM सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr² प्लस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, तो mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बाद तो ये कितना आ गया, 7/5 mr², ठीक। यही सेम कहानी आप I3 के लिए समझ रहे हो, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके लेफ्ट में, यही सेम कहानी। तो सिमिलरली I3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 7/5 mr²। तो इसीलिए I की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 प्लस 7/5 प्लस 7/5, यहाँ पे 7 और 7 14, 14 और 2 16, तो 16/5 mr², ये आ जाएगा। समझ आया बेटा, ठीक। इस तरह से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर एक से ज़्यादा बॉडीज़ हैं, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो उन तीनों को ऐड कर दो, सिंपली उन तीनों का इंडिविजुअल निकालो उस एक्सिस के अबाउट और फिर सिंपली ऐड कर दो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सवाल की। देखो यहाँ पर 4 आइडेंटिकल रॉड हैं, सबका मास m है और सबकी लेंथ l है, ठीक। और इन तीनों रॉड्स ने मिलकर एक स्क्वायर बनाया हुआ है। एक क्या बनाया हुआ है, स्क्वायर बनाया हुआ है। एक क्या बनाया हुआ है, स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक। अब सुनना, बोला गया कि स्क्वायर की एक एज से कोई एक्सिस जो पास हो रही है उसके अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, उस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो देखो निकालते हैं, देखना ध्यान से बेटा। रॉड्स का मैं नाम रख दे रहा हूँ, नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ये वाली रॉड का नंबर 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 मान लो, ठीक। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक। अब रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली वाली रॉड है, ध्यान से देखो बेटा, पहली वाली रॉड का पूरा मास ही उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, पूरा का पूरा मास उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 0 प्लस दूसरी वाली जो रॉड है,
दूसरी वाली जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी है, एक तो L है, और ये जो एक्सिस है ये इस रॉड के एंड से पास नहीं हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल एंड से पास नहीं हो रही है। तो एंड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml² / 3 प्लस I3 इस रॉड का। अब इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, कई बार बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन जिसको कंसेप्ट पता होगा वो नहीं फंसेगा। ये जो पूरी की पूरी रॉड है ना, ये पूरी की पूरी जो रॉड है तीसरी वाली, इस पूरी रॉड का जितना भी मास है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे है। पूरा का पूरा मास जो है L डिस्टेंस पे, पूरा मास L डिस्टेंस पे है, पूरा का पूरा जो मास है L डिस्टेंस पे है। तो सिंपली आपको दिमाग लगाए बिना सिंपली मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, पूरा का पूरा जो मास है ना L डिस्टेंस पे ही है, ठीक है ना। जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² होता है ना सेंटर के अबाउट। तो डेरिवेशन तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसको डायरेक्टली बिना डेरिवेशन के भी तो mr² लिख सकते थे, क्योंकि रिंग के सेंटर से लेकर रिंग की पेरीफेरी तक, रिम तक कितनी डिस्टेंस होती है, r डिस्टेंस होती है ना। तो रिंग का पूरा जो मास होता है वो पूरा का पूरा सेंटर से r डिस्टेंस पे ही तो है, पूरा का पूरा r डिस्टेंस पे ही तो है। तो जब पूरा मास r डिस्टेंस पे तो क्यों डेरिवेशन करना, सिंपली mr²। यही कहानी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये रॉड का आप फॉर्मूला भले रटते हो कि सेंटर के अबाउट ml² / 12 होता है, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट आप एंड के अबाउट ml² / 3 रट लेते हो। ज़रूरी थोड़ी है रटी हुई चीज़ ही इंप्लीमेंट हो। यहाँ पर ध्यान से देखो ना, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पूरी की पूरी जो रॉड है कितनी डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे। तो पूरी रॉड का जो मास है वो L डिस्टेंस पे है, तो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²। चौथी वाली जो रॉड है वो उसके लिए भी बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड से पास हो रही है, तो सिंपली ml² / 3 यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2ml² / 3, तो 5ml² / 3, 5ml² / 3 ये आंसर हो गया। समझ में आया। ये दोनों चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना। पहली वाली रॉड का कितना हो गया, 0, क्योंकि पूरा का पूरा जो मास है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ गया। तीसरी वाली रॉड का कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपली L डिस्टेंस पे ही पूरा मास है, तो सिंपली ml², ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बेटा, देखते हैं। हाँ देखो भैया, ये सवाल दिया हुआ है कि फिगर में एक सॉलिड ब्लॉक है क्यूबॉइड टाइप का, मान लो, जिसका मास m है और लंबाई जो है ABC, लेंथ विड्थ और हाइट जो भी है ABC ये दे रखी है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन शो करके रखी हुई है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपसे कैलकुलेट कराना चाहता है, ठीक है, कैलकुलेट कराना चाहता है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ से पास हो रही है, बिल्कुल एक कॉर्नर से पास हो रही है, बिल्कुल एक कॉर्नर से पास हो रही है। तो सवाल आता है कि सर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना, एक चीज़ समझना पहले कि अगर मैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वो कितना आता है, m/12 a² + b²। अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, अगर कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और उसकी साइड A और B है, तो कितना आता है, m/12 a² + b²। तो भैया ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस एक्सिस के अबाउट निकालने जा रहे हो, तो जरा अज्यूम करो ना, इस क्यूबॉइड को पिचका दो, इस क्यूबॉइड को पिचका दो, इस क्यूबॉइड को पिचका दो, तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट की तरह तो बिहेव कर रही है पूरी की पूरी। C का तो कोई यहाँ पे यूज आने ही वाला नहीं है। तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो ये सिंपल सा सवाल ये कह रहा है, ये जो सिंपल है सवाल, इसमें ये सिंपली कह रहा है कि ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है। आप तो भैया बताओ कि अगर कॉर्नर से कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सिंपल सा सवाल यही तो है। तो भैया ये डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम से नहीं आ जाएगा, ये अरे सॉरी, ये डिस्टेंस B है, ये जो डिस्टेंस A है ये डिस्टेंस B है, सॉरी। तो डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम से नहीं आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता ही है कितना लिखा है, ये ऊपर लिखा है। अब ये दोनों जो एक्सिस हैं वो पैरेलल है ना एक दूसरे के, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, मान लो h है, तो आप I की वैल्यू क्या लिख सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ICM प्लस बॉडी का मास m इंटू h का स्क्वायर। ICM की वैल्यू m/12 a² + b² प्लस m इंटू h यहाँ से कॉर्नर से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से रेक्टेंगल का पूरा डायगोनल कितना होगा, √a² + b²। पाइथागोरस थ्योरम से इस रेक्टेंगल का पूरा जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, √a² + b²। तो ये जो डिस्टेंस है वो डायगोनल की जस्ट आधी तो है, यानी कि √a² + b² का जस्ट आधा ही तो है, तो mh²। तो m/12 a² + b² प्लस m/4
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 4 और 12 एलसीएम 12, तो यहाँ पे 3 और 1 4, 4 बाय 12 3, तो यहाँ पे आपका सिंपली आंसर आ गया m/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आंसर आपका। समझे ना कि ये जो मास का डिस्ट्रीब्यूट जिस एक्सेस के अबाउट पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सेस के अबाउट सी का कोई यहाँ पे यूज था ही नहीं। समझ रहा है ना, क्यों नहीं है, सोचना थोड़ा सा, सी का क्यों यूज नहीं है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है, फालतू में बेवकूफ बनाने के लिए सी वाली साइड दी। ठीक है, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बेटा। हाँ, उसने पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ एक क्यूब का जिसका मास m है और साइड a है, अबाउट वन ऑफ इट्स एजेस, अबाउट वन ऑफ इट्स एजेस, किसी भी एक एज के अबाउट। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ सवाल क्यूब का है, मतलब इज्जत का नहीं, सॉरी क्यूब का है। तो ध्यान से देखना, ये बना लिया अपन ने क्यूब। अब वो ये कह रहा है कि किसी भी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो जो उसकी एज से पास हो रही हो, जो उसकी एज से पास हो रही है। मान लो इसके अबाउट निकालना है। ठीक, चलिए क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबको पता है, नहीं पता हो तो अभी देख लो। जैसे ये एक्सिस जो है वो इसके सेंटर से पास हो रही है, सपोज एक सेकंड जस्ट, ये जो एक्सिस है वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, सपोज सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, अज्यूम मतलब समझ पा रहे हो ना, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम। तो आईसीएम की वैल्यू कितनी होती है, क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा स्क्वायर का होता है। कितना, ma²/6, ma²/6 जैसा स्क्वायर का होता है। तो अब ध्यान से देखो, ये वाली जो एक्सिस है और ये वाली जो एक्सिस है ये आपको पैरेलल नहीं दिख रही हैं, ये दोनों जो एक्सिस हैं ये आपको पैरेलल नहीं दिख रही हैं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी मान लो h है, तो इन दोनों एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से हम डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, ICM प्लस क्यूब का मास m इंटू h का स्क्वायर। तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू ICM की वैल्यू कितनी आ गई, ma²/6 प्लस m इंटू h की बात करें फिर से वैसा ही सवाल जो अभी देखा था, ये साइड a है बेटा, ये साइड a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये पूरी साइड √2a हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से ये पूरी साइड √2a हो जाएगी। तो h क्या है, उस साइड का आधा है जस्ट ना, तो √2a का जस्ट आधा, √2a का जस्ट आधा यानी कि a/√2 का होल स्क्वायर, तो ma²/6 प्लस ma²/2, 2 और 6 का एलसीएम यहाँ पे 6 और 3 और 1 4, तो 4 ma²/6 यानी कि 2/3 ma²। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जो कि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में आपको रोटेशन मोशन में मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अब अपन देखेंगे कि टॉर्क के पॉसिबल वेरिएशंस एग्जाम में कौन कौन से आते हैं। जैसे टॉर्क को कैलकुलेट करना हो स्केलर फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। उससे पहले वेक्टर प्रोडक्ट ज़रूर आप एक बार रिवाइज कर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेना।